कि जो इंसान किसी भी हाथ से और दोनों हाथ से एक साथ AK-47 और X-95 जैसे वेपन चला सकता हो, वो आदमी फिर चलने फिरने और खड़े होने के लिए। और लोग मुझे जहाँ कह रहे थे कि आत्महत्या ना करो, आत्महत्या ना करो, मुझे ऐसा लगता था कि वो बार-बार कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लो। फिर 2022 की जुलाई में मैं रिटायर हो गया। उससे पहले मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रखा था। सिर्फ 1.5 मंथ बाकी थे और मेरे पास अथाह सिलेबस था कवर करने के लिए। जो लास्ट एग्ज़ाम था ऑप्शनल का, उसको देने के बाद शाम में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे लिटरली ऐसा नहीं पता था कि मैं आधे घंटे भी जीवित रहूँगा या फिर मैं यहीं पे ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो जाएगी। आज आप भी सोच रहे होंगे कि जोश टॉक्स के मंच पर, जहाँ पर इतने बड़ी-बड़ी हस्तियाँ भारत की खड़े होकर अपनी जीवन की चर्चाएँ और अपनी लाइफ़ के स्ट्रगल्स शेयर करके चली गईं, वहाँ पर बैठा होने के लिए मजबूर क्यों है? मैं ये कहानी भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, और इसके अलावा मेरी जीवन की चर्चा कहाँ तक रही। मेरी ये कहानी शुरू होती है मेरे फ़ादर जिस समय रेलवे में सर्विस पाते हैं थ्रू इंडियन रेलवेज़, तब वो आते हैं गोंडा में ऑन पोस्टिंग, और पूरा परिवार गोंडा में रहने आ गया। जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जल्द ही मेरे फ़ादर मेरी मदर को प्रेशराइज़ करने लगे कि कोई सरकारी नौकरी जो है वो कर लें, और फिर उसके बाद लाइफ़ जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मेरी मदर की प्राथमिक पाठशाला में नौकरी लग जाती है, और फिर पिता जो शायद जिन्हें कभी हमारे लिए फुर्सत नहीं थी, मैं माँ के भी प्यार से महरूम रह गया। फिर समय बीतता रहा, फिर उसके बाद मेरी मदर एकाएक, जब मैं क्लास 8th में था, तब मेरी उम्र लगभग 13 से 14 साल की रही होगी, वह बीमार पड़ीं। मेरे भाई को टाइफाइड हुआ था और उसको वो ठीक हो गया, लेकिन टाइफाइड उसके बाद मेरी मदर को हो गया, जिन्होंने उनकी काफ़ी सेवा शुश्रूषा की थी। तो वो बाद में बिहार चली गईं मेरी नानी के साथ। एक क्षण में ही हम लोग जो गोंडा यूपी में रह रहे थे, ना हमारे फादर थे, ना हमारे मदर थे, पूरी दुनिया में अकेले रह गए। एक दिन रात में 2 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि आम्रपाली से आप चले आओ, भाभी की तबीयत खराब है। जिस समय हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, उससे पहले ही वहाँ पर एक जीप खड़ी थी, और वो जीप हमें बिना कहे हमारी गाँव की तरफ ले जाने लग गई। जब गाँव में हम गए तो वहाँ पर देखा कि पहले से ही पेट्रोमैक्स, जिसको पंच लाइट भी कहते हैं, वो जल रहा था, और मेरे दादाजी जो हैं, वो गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे। तो हमने दादाजी से पूछा कि दादाजी, बस इतना बता दीजिए मम्मी ज़िंदा तो है। सहसा ही मेरी पूरी दुनिया जो मेरी माँ थी, वो ख़त्म हो गई। पिता का व्यवहार हम लोगों के प्रति बदलने लगा। वो ऐसे घर में डोमेस्टिक वायलेंस करने लगे, जैसे कि हम उनके पुत्र नहीं, उनके दुश्मन हों। छोटी-छोटी ही चीज़ों पर कभी बैट, कभी दरवाजे पर, और कभी पटरे से पिटाई कर दिया करते थे। और एक ऐसा समय आया कि पिताजी गायब रहने लगे, और हम लोग खान-पान के लिए भी कभी सुबह, कभी शाम मोहताज हो गए। और इतनी एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। जहाँ मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिलता था, दोपहर में कोई लंच नहीं मिलता था, वहाँ मेरे केंद्रीय विद्यालय के मेरे दोस्त ये अपना टिफ़िन लाते थे और मुझसे शेयर करते थे। बस इतनी दुःख में भी ये हमेशा माँ का सेंटेंस याद रहता था, उनकी प्रेरणा याद रहती थी कि बेटा, जिसका कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के समय तक मेरे फ़ादर बिहार में जा चुके थे। फिर उसके बाद घर जो था उसका किराया कुछ दिनों के लिए मेरे पास आने लगा, और मैंने उसी समय दिन-रात कड़ी मेहनत करी। उस समय मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फूड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकाला इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
और साथ ही साथ सीडीएस का रिटन भी क्लियर किया। और मैंने आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस समय जॉइनिंग आई, मैंने फूड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की नौकरी जॉइन कर ली। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी एक स्थायित्व आ गई। मैंने 2014 में असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम दी और 2016 में मेरी जॉइनिंग हो गई। मेरी 91st रैंक आई थी और बीएसएफ में मेरी ट्रेनिंग चालू हुई। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग त्रेहगाम, कुपवाड़ा, किरण सेक्टर में आई और जिस पोस्ट पर मैं गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय प्रोबेशन पीरियड, वो काफ़ी डाइसी पोस्ट थी। दैट वाज़ वेरी स्ट्रेटजिक वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो पोस्ट काफ़ी फॉरवर्ड थी और इसका नाम भी था फॉरवर्ड बोर। इसके अलावा उस पोस्ट की खासियत यह थी कि जो पाकिस्तान के सामने वहाँ पर ब्रिगेड तैनात थी और टोटल 16 पोस्टों का फायर उस पोस्ट पर आता था। ऐसी सिचुएशन थी कि उस पोस्ट पर मेरे जाने से पहले एक मेरे ही साथी अधिकारी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जो कि 3 या 4 दिन तक लगातार जगते रहे और वो सो नहीं पाए क्योंकि वो पोस्ट मैन करना इतना डिफ़िकल्ट था और एट दैट सिचुएशन वहाँ पर टोटल 8 बार रिपोर्टिंग होती थी और इसके अलावा रात में 2 से 3 बार स्टैंड टू होता था। मतलब सारे लोग किसी भी समय वेपन लेके खड़े हो जाते थे और ऐसी बात हो जाती थी कि ये पोस्ट काफ़ी आगे है, तो कभी भी पाकिस्तान इस पर चढ़ाई कर सकता है और इस पोस्ट को डोमिनेट कर सकता है। इट वाज़ नेवर ईज़ी और मेरे साथ एक समस्या ये भी आ गई कि फिज़िकली भी मैं कुछ कॉम्प्लिकेशन से गुज़र रहा था। उसके बाद ही मैंने यूपीएससी की तैयारी भी चालू की। मैं एफडीएल पे चला गया, फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी। वहाँ जहाँ पे देयर वाज़ नो कनेक्टिविटी, नो कम्युनिकेशन और कोई भी ऐसा मीन्स और मोड नहीं था या मीडियम थी कि जिससे मैं स जो इंडियन मेन स्ट्रीम है या मेनलैंड है, उससे मैं कनेक्टेड रह सकूँ। वी वर सिंपली कट ऑफ। और जो कभी-कभी के न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स भी आते थे, तो वो भी कभी 3 हफ़्ते तो कभी 4 हफ़्ते पुराने आते थे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रहा और एग्ज़ाम दिए। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं यूपीएससी प्री का एग्ज़ामिनेशन देने गया। एग्ज़ामिनेशन साढ़े 9 बजे था और मैं वहाँ पर 10 बजे पहुँचा और मैंने जाके वहाँ पर मिन्नतें की, गुज़ारिश की कि भई किसी हिसाब से मेरे को एग्ज़ाम में आप बैठने दो और आफ्टर सीइंग माय यूनिफ़ॉर्म दे परमिटेड मी। बट आफ्टर दैट चैलेंजेस कहीं न कहीं मुझे भी रिज़ल्ट अंदर से पता था कि जहाँ एक-एक नंबर, एक-एक मिनट और एक-एक सेकंड की कीमत हो, वहाँ पे जहाँ मैं आधे घंटे लेट पहुँच रहा हूँ, साल भर से कुछ भी करंट अफ़ेयर्स ना पढ़ के पहुँच रहा हूँ या फिर एक ऐसी ड्यूटी में पहुँच रहा हूँ, जहाँ पर 10 से 12 बार रिपोर्टिंग हो और कभी-कभी 2-2 3-3 दिन में 1 बार सोने को मिल पाता हो। तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरे लिए कितना ये फिज़िकली, मेंटली चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग था। और मैं एक ऐसे पोस्ट की देखभाल और सुरक्षा कर रहा था, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान की 16 पोस्टें थीं, जिसमें एक प्लाटून को लेके मैं खड़ा था और स प्लाटून से बड़ी होती है बटालियन, बटालियन से बड़ा होता है ब्रिगेड और सामने पाकिस्तान की ब्रिगेड थी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंचुअलिटी होती, तो शायद ही हम उनको काउंटर करने के सक्षम हो पाते। लेकिन यह था मेरे मन में जज़्बा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन टक्कर इनको कड़ी देंगे कि हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा, लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई भी इंटरनेशनली सैंक्शन्ड सैंक्टिटी नहीं है। जहाँ तक हमारे सैनिक खड़े हैं, वही लाइन ऑफ कंट्रोल है और जहाँ पाकिस्तान के सैनिक खड़े हैं, वहाँ उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर हमने एक कदम भी आगे चल दी गए या पीछे चले गए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल अपने आप स्टेटस क्वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रेटजिक सिचुएशन थी। फिर उसके बाद मैंने वो पोस्ट काफ़ी सक्सेसफुली मैन की और मैं इतना फिट था उस समय और कि मैं वेपन्स भी जितने भी थे जिनकी सिखलाई 2 हाथों से चलाने की होती है, चाहे वो टेवोर थी, चाहे वो एक्स-95 थी, चाहे AK-47, वो मैं सभी एक हाथ से चलाता था और 16 पोस्ट अगेंस्ट में होने के बावजूद भी कभी भी हमने पाकिस्तान साइड को
अपने सामने डोमिनेट नहीं होने दिया। जब हमारी बटालियन वापस बैकुंठपुर में आई, वेस्ट बंगाल, तब फिर वापस से मैं कमांडो ट्रेनिंग के लिए गया, जहाँ पर मुझे कुछ चोटें आ गईं। फिर उस सिचुएशन के बाद मेरे पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया। इसके बाद मेरी नी में भी काफ़ी स्वेलिंग हो गई और मुझे वाइबर्ग 3 पटेला और पटेलर डिस्प्लेसिया की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा मैं खड़ा नहीं रह सकता। इसके अलावा मुझे लेफ्ट एंकल में प्लेनोवाल्गस डिफ़ॉर्मिटी हो गई, जिसकी वजह से लोगों की जो पैर होती है, इस तरह से होती है। मेरी पैर बिल्कुल फ्लैट हो गया और पीछे और दाहिने साइड में मुड़ गया, जिसकी वजह से मुझे चलने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। इसके अलावा मेरी रीढ़ की हड्डी में भी पानी भर गया सर्वाइकल रीजन में, जिसकी वजह से मेरी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, गेट, पोस्चर और ये सब चीज़ें अफ़ेक्टेड हो गईं। तब सोचिए कि जो इंसान किसी भी हाथ से और दोनों हाथ से एक साथ AK-47 और X-95 जैसे वेपन चला सकता हो, वो आदमी फिर चलने-फिरने और खड़े होने के लिए भी काफ़ी उसको समस्या आने लगी। तो काफ़ी मेरे लिए निराशाजनक, अफ़सोसजनक और शर्मिंदा होने वाली स्थिति थी। एक तरफ से घर से कोई सहारा नहीं था, दूसरी तरफ से सर्विस और प्रमोशन के लिए कमांडो पास होना ज़रूरी था। और लोग मुझे जहाँ कह रहे थे कि आत्महत्या ना करो, आत्महत्या ना करो, मुझे ऐसा लगता था कि वो बार-बार कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लो, कि तुम्हारी जैसी सिचुएशन है, तुम इससे कभी उबर नहीं पाओगे। और बार-बार मुझे क्लासेस के लिए कहा जाए कि तुम सुसाइड प्रिवेंशन की सेशंस करो या कुछ और इस तरीके की चीज़ें करो। कोई भी इस तरीके की क्लास होती थी सुसाइड प्रिवेंशन की, तो उसमें इनवेरिएबली मेरा नाम जाता था। मैं बार-बार सुसाइड, सुसाइड सुन-सुन के तंग हो रखा था, कि भाई मुझे करने के लिए तो नहीं कह रहे हो कि रोकने के लिए कह रहे हो। मुझे मन में ये आने लगा कि व्हाट यू वांट टू प्रूव? जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें हो चुकी है डिफ़ॉर्मिटी और सूनर और लेटर इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कितना भी हम मदद कर सकें, चाहे कुछ भी कर सकें, लेकिन तुम्हें फ़ोर्स में नहीं रखा जा सकता। यू शुड स्टार्ट टू लुक समवेयर एल्स। बात आती है साल 2020 की। उस समय सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट आसाम में काफ़ी तेज़ चल रहे थे और उस समय मेरी ड्यूटी, मेरा रोटेशन, मेरा वर्क शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा रहने लगा इन स्पाइट ऑफ दीज़ चैलेंजेस। और मेरे लिए फिज़िकली यात्रा जो करना था वो एडवाइजेबल नहीं था। उसके बावजूद भी मैं व्हीकल पेट्रोलिंग करता था, बीइंग द सीनियर मोस्ट ऑफिसर प्रेज़ेंट देयर एंड द बीइंग कंपनी कमांडर देयर। और उस दौरान ही एक दिन ऐसा आया कि जब मैं डिबोर्डिंग करते हुए जब मैं अपने जितने भी एनआरसी पॉइंट्स थे, उतर रहा था और सामने गड्ढा था, उसमें मैं गिर गया और मेरी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ आ गईं। और फिर उसके बाद उससे मैं कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। मैं आईसीयू में काफ़ी ज़्यादा भर्ती रहने लगा, मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी। तो मैं उसी दौरान पढ़ाई-लिखाई भी थोड़ा ज़्यादा करने लग गया पहले के मुकाबले और सोशली अवेयर रहने लग गया, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने लग गया यूपीएससी के। और मुझे भी उस दौरान जो नोएडा के डीएम थे सुहास एलवाई, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया, जिन्होंने पैरालंपिक्स में भी मेडल जीते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ ही कैन बी डीएम एंड एट द सेम टाइम द विनर ऑफ द ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन, देन व्हाई कांट आई? तो ऐसा मेरे मन में भी आने लगा और फिर 2022 की जुलाई में मैं रिटायर हो गया। उससे पहले मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रखा था और मेरे पास सिर्फ़ 1.5 महीने का टाइम था मेंस एग्ज़ाम के लिए और उसी के बीच में एक अथाह सिलेबस कवर करना था। रिटायरमेंट मेरी हुई और मैं आ गया करोल बाग में और मैंने यहीं पर एक केबिन ले लिया, जो कि साइज़ में जब मेरी से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उसकी और मेरी साइज़ में केबिन के। दैट वाज़ वेरी कंजेस्टेड बट फिर उसके बाद दोस्तों की मदद मिली। सिर्फ़ 1.5 मंथ बाकी थे और मेरे पास अथाह सिलेबस था कवर करने के लिए। और उस समय मैंने विज़न का मेंस एडवांस क्लासरूम प्रोग्राम चालू किया और साथ ही साथ मैंने 4-5 क्लास मुझे वैद सर ने भी की और फिर उस समय प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही साथ मेरे साथ ये समस्या थी
कि जहाँ सर्वाइकल सिरिंजो-हाइड्रोमाइलिया की बीमारी की वजह से मैं सिर्फ़ सामने ही देख सकता था। ना मेरा गर्दन दाएँ-बाएँ कहीं भी नहीं देख सकता, ना मैं ऊपर-नीचे ज़्यादा मूवमेंट कर सकता। माय नेक मूवमेंट वाज़ रिस्ट्रिक्टेड और वहीं पे मैं ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता। तो इस वजह से ऐसा होने लगा कि मैं कभी मार्केट में जाऊँ भी तो एक साथ ही मैं पढ़ के भी आ जाया करूँ, साथ में इसके साथ खाने-पीने का सामान और बाकी भी कोई चीज़ें जो हैं स्टेशनरी या कुछ और, वो एक ही बार में ले आया करूँ। और कुछ मैंने डिवाइसेस अपने ही लेवल पे बनाए भी टू हेल्प मी इन द स्टडी कि मेरा गर्दन जो था उसको प्रॉब्लम होती थी, तो मैं नीचे नहीं देख पाता था। तो मैंने अपनी लैपटॉप स्टैंड इस तरीके की डिज़ाइन की कि जिसकी वजह से मैं सामने देख सकूँ और उस पे भी लैपटॉप से पढ़ सकूँ। इसी के साथ मैंने एक टैबलेट के लिए भी एक स्टैंड बनाया जिससे मैं सामने की तरफ पढ़ सकूँ। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई और काफ़ी चैलेंजेस आते रहे और इसके साथ ही मेंस का समय भी आ गया। मेंस का एग्ज़ाम भी मैंने दिया और इन सभी चैलेंजेस फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, इसके अलावा जो फैमिली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इन चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन वैसा भी आया कि जिस दिन ऑप्शनल का पेपर था और उस दिन पेपर में मेरी 4 चैप्टर्स रिवाइज़ करने बाकी थे और मैं निशांत भाई से पूछा कि भाई क्या करें? सिलेबस पढ़ लें या फिर मेरी हेल्थ की कंडीशन तो आप जान रहे हो, पता नहीं मैं सुबह तक सर्वाइव करूँगा या नहीं करूँगा या कहीं रात में ही मेरी डेथ ना हो जाए। निशांत भाई ने कहा कि भाई इतनी मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हो, अब यहाँ से हार नहीं मानना है। और मैं और वो रात भर पढ़ाई करते रहे। सुबह मैंने एग्ज़ाम दिया ऑप्शनल का और वापस से जो मीनवाइल जो इन दोनों के बीच में रिसेस टाइम होता है, उसमें भी मैं पढ़ता रहा। और जो लास्ट एग्ज़ाम था ऑप्शनल का, उसको देने के बाद शाम में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे लिटरली ऐसा नहीं पता था कि मैं आधे घंटे भी जीवित रहूँगा या फिर मैं यहीं पे ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो जाएगी। और जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे ही साथ के एक अनजान एग्ज़ाम देने वाले दूसरे कैंडिडेट ने मेरी हालत पर तरस खाते हुए मुझे पकड़कर और बस स्टैंड तक ले गया और वहाँ पर मुझे बिठा दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू का दिन आता है। इंटरव्यू में भी मैडम ने मेरे को बोर्ड ने काफ़ी फ़ेवर किया। जो क्वेश्चंस थे, जो मेरे सब्जेक्ट नॉलेज थे, जो मेरी डीएएफ थे, उससे रिलेटेड ही पूछे। और फिर फाइनली रिज़ल्ट का दिन आया, जिस दिन मेरा जो बैचमेट है टोकी फ्रॉम असिस्टेंट कमांडेंट, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि भाई आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था क्या? मैंने कहा हाँ, दिया तो था। तो कहा उसमें आपकी सिलेक्शन हुई है, कांग्रेट्स भाई। तो ये गुड न्यूज़ मुझे उसके थ्रू ही मिली। इतनी डिफ़िकल्टीज़ और इतने चैलेंजेस के बाद भी मैं हार नहीं माना। मेरी डिसेबिलिटी के बाद मेरी 3 अटेम्प्ट थे और टोटल मेरे 7 अटेम्प्ट रहे। इसमें से 3 या 4 अटेम्प्ट तो ऐसे भी थे जिसमें मेरे दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और मैं कई बार हॉस्पिटलाइज़्ड भी था और कई बार ऐसे लोकेशंस पे भी था जो कि टोटली नो नेटवर्क, नो कम्युनिकेशन और नो कनेक्टिविटी ज़ोन में थे, जहाँ साल भर में मैंने एक न्यूज़पेपर भी ना देखा हो, एक वीडियो भी ना देखा हो और एक कुछ ऐसा करंट अफ़ेयर्स भी ना देखा हो। तो वहीं पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार मैंने सिविल सेवा परीक्षा सत्र 2022 में 933वाँ स्थान प्राप्त किया है। तो काफ़ी उतार-चढ़ाव और चैलेंजेस से भरी रही मेरी ज़िंदगी। एक ऐसा आदमी जो कि दोनों हाथों से AK-47 या फिर X-95 जैसे वेपन्स चला सकता है सोफिस्टिकेटेड और फिर वापस से उसे चलने-फिरने के लिए भी या फिर जो नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए भी मोहताज होना पड़ा। तो यही थी मेरी जर्नी और मैं साथ ही साथ कविताएँ भी लिखता हूँ और कहानियाँ भी लिखता हूँ और मैं आज ये जो जर्नी है उसको अपने कोट के साथ ही ख़त्म करना चाहूँगा। आई हैव फेथ एंड बिलीफ इन वन पर्सन, वन वर्ड, वन लेटर एंड दैट इज़ आई। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आपको ऊपर वाले पर भरोसा है, आपको ऊपर वाले पर विश्वास है, तो आपको इस दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पर, अपने ऊपर वाले पर भरोसा रखकर जीवन में हर सफलता, हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया
और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।